गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से अपने विकास मॉडल की तारीफ की है। मोदी ने कहा कि भले ही लोग मुझे फेंकू कहें, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिका में एक साथ 20 जगहों पर सभा को संबोधित किया है। मोदी ने अपने भाषण में जमकर गुजरात के विकास का गुणगान किया। हमने एक आमूलचूल परिवर्तन किया, विकास के रूप को ही बदल दिया है। इतिहास को, इस सच्चाई को स्वीकार करने की नौबत आएगी। इस विश्वास के साथ भाइयों बहनों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस रास्ते पर हम विकास को ले गए हैं वो एक ऐसा रास्ता है जो आने वाली सदियों तक गुजरात को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की एक भीतर की ताकत को जन्म देने वाला है। मोदी के विकास के दावों पर गुजरात कांग्रेस ने उन्हें फेंकू कहा है। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया का कहना है कि नरेंद्र मोदी गुजरात विकास के जो दावे कर रहे हैं वो गलत हैं। देखो, सबसे बड़ा एप्रोप्रिएट वर्ड मोदी जी के लिए है तो वो मिस्टर फेंकू ही है, क्योंकि इतना झूठ बोलते हैं कि अगर झूठ बोलने का किसी को नोबेल प्राइज देना है दुनिया में, किसी पॉलिटिशियन को, तो वो मोदी जी को मिलना चाहिए। कानून मंत्री का पद संभालते ही कपिल सिब्बल ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि वो जल्दी ही गुजरात दंगों को लेकर बड़ा खुलासा करने वाले हैं। सिब्बल ने कहा है कि बहुत ही जल्द नरेंद्र मोदी के दोहरे मापदंडों का खुलासा करेंगे। वहीं सरकारी सूत्रों से एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात दंगों से जुड़े एक मामले में नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव, उस मामले में सरकारी वकील और राम जेठमलानी लगातार संपर्क में बने हुए थे। जल्दी ही सरकार इस मामले को जनता के सामने रख मोदी को एक्सपोज करने की कोशिश कर सकती है। कोयला घोटाले मामले में सीबीआई ने दो पूर्व कोयला राज्य मंत्रियों दासारी नारायण राव और संतोष बगरोडिया से पूछताछ की है। इन दोनों की पूछताछ के दौरान सीबीआई को अनेक ऐसे तथ्य मिले हैं जिनके आधार पर प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय के कुछ अधिकारियों से पूछताछ की जा सकती है। दासारी नारायण राव और संतोष बगरोडिया यूपीए 1 सरकार में उस समय कोयला राज्य मंत्री थे जब कोयला मंत्रालय का प्रभार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास था। पूर्व कोल राज्य मंत्री दासारी नारायण राव से पूछताछ के दौरान सीबीआई ने जानना चाहा कि उनके कार्यकाल में जब कोल ब्लॉक आवंटन में नीलामी सिस्टम के लिए प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे जाने को कहा जाता था तो फाइल कौन रोकता था और उन्होंने खुद ये फाइल कितनी बार रोकी थी। सीबीआई ने पूर्व कोयला राज्य मंत्री संतोष बगरोडिया से नागपुर की एएमआर कंपनी को मिले कोल ब्लॉक समेत उनके संबंधियों की कंपनी के बारे में भी पूछताछ की। पूर्व मंत्री से सीबीआई ने जानना चाहा कि कोयला मंत्रालय संबंधित प्रस्तावों की फाइल में विलंब कहाँ होता था, प्रधानमंत्री कार्यालय में या कोयला मंत्रालय में। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस पूछताछ से नाराज इनमें से एक पूर्व मंत्री ने प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बड़े अधिकारी और एक बड़े राजनेता का नाम लेते हुए कहा कि कोयला ब्लॉक किसे देना है, ऐसी पर्चियां भी आती थी। हालांकि सीबीआई ने आधिकारिक तौर पर इस बाबत कुछ बोलने से इंकार कर दिया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक कुल 11 मुकदमे दर्ज किए हैं, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले में सीबीआई जल्दी कुछ और एफआईआर दर्ज कर सकती है। कपिल सिब्बल ने कानून मंत्री का कार्यभार संभालते ही कहा है कि चुनाव नजदीक है और इसी वजह से उनकी कोशिश होगी कि वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को जल्द से जल्द निपटा लें। कपिल सिब्बल ने आज कानून मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का आभार प्रकट किया। सिब्बल ने कहा कि कम वक्त में मैं अपना काम पूरा करने की कोशिश करूंगा। इलेक्शन का केवल अगली जनरल इलेक्शन का केवल 1 साल रह गया है और इस छोटे वक्त में मेरी कोशिश होगी कि जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है मैं उसको पूरा करूंगा। सिद्धरामैया ने आज कर्नाटक के 22वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। सिद्धरामैया ने आज अकेले ही शपथ ली है। अपने मंत्रिमंडल का विस्तार वो बाद में करेंगे। बेंगलोर के क्रांतिवीर आउटडोर स्टेडियम में सिद्धरामैया को आज कर्नाटक के राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 64 साल के सिद्धरामैया 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2006 में वो जेडीएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। देश के शेयर बाजार में आज जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही 2% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। जानकारों की राय में आज ज्यादातर विदेशी संस्थागत निवेशक मुनाफा वसूली के मूड में थे और इसी के चलते इतनी भारी गिरावट देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 431 अंकों की गिरावट के साथ 29,692 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी 127 अंक गिरकर 5,980 पर बंद हुआ। सोने के भाव में भी आज भारी गिरावट देखने को मिली। शाम 4 बजे तक 10 ग्राम सोने के भाव में 300 रुपए से ज्यादा की गिरावट दर्ज की जा चुकी थी। बढ़ती महंगाई से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। महंगाई की खुदरा दर में लगातार
दूसरे महीने गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल के महीने में महंगाई की खुदरा दर 9.39% दर्ज की गई। इससे पिछले महीने यानी मार्च में महंगाई की खुदरा दर 10.39% थी। खुदरा महंगाई दर में ये गिरावट सब्जियों, अंडे, मांस, मछली और खाने के तेल की खुदरा कीमतों में नरमी की वजह से देखने को मिली है। थोक कीमतों पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े कल जारी किए जाने की उम्मीद है। मार्च के महीने में थोक महंगाई दर 5.9% रही थी। रोहतक के करौथा में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन नियंत्रण में हैं। 2000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी तैनात हो चुके हैं, लेकिन गांव वाले पीछे हटने को तैयार नहीं है। मसला है सतलोक आश्रम का। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं जहां पुलिस और ग्रामीणों के बीच में एक छोटा सा पैसेज छोड़ा गया है। ये वो जगह है, तकरीबन 200 मीटर की जगह है, जहां पर उस तरफ ग्रामीण खड़े हैं और इस तरफ पुलिस फोर्स तैनात की गई है। और जिस आश्रम का विवाद है, जिस आश्रम को बंद करवाना चाहते हैं ये लोग, वो बिल्कुल मेरे पीछे है और सारा पुलिस का जमावड़ा इस आश्रम के बाहर है। मेरे पीछे देख सकते हैं एक बार फिर धुआं उठता। वहां लोगों ने जाम लगा रखा है और बंद कर रखा है। जो भी गाड़ी उस तरफ जाती है, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे किसी आम आदमी की, उसको आग की भेंट कर दिया जाता है। यही वजह है कि सीआरपीएफ और आरएएफ को बुलाना पड़ा है। हमारी 5 कंपनियां डिप्लॉयमेंट है, 3 सीआरपीएफ की, 2 आरएएफ की। बीच सिचुएशन नॉर्मल है बट टेंस। हरियाणा के रोहतक में कल एक आश्रम को लेकर हुई हिंसा के बाद इंडियन नेशनल लोकदल ने राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। पार्टी के नेता अभय चौटाला ने कहा है कि राज्य सरकार रोहतक में हालात पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकाम रही। जब मुख्यमंत्री को इस बात का पता था, आज से 2 महीने पहले इस बात के नोटिस हो चुके थे, तो मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी ज्यादा बड़ी बनती है, क्योंकि प्रदेश की सारी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की होती है और मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय भी है जो पुलिस विभाग को देखता है, कोई दूसरा मंत्री नहीं देख रहा। इसलिए मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देता तो वहाँ गवर्नर रूल लगा करके उस इलाके में शांति बहाल करनी चाहिए और नए सिरे से चुनाव हो, ताकि कोई लोकप्रिय सरकार बने और कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश में अच्छी हो सके। रोहतक में कल हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। रोहतक में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। आरुषि हेमराज दोहरे हत्याकांड में आरोपी डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नूपुर तलवार को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद की निचली अदालत में दोनों के बयान दर्ज किए जाने की प्रक्रिया में किसी भी तरह की दखल देने से मना कर दिया है। अपनी बेटी आरुषि और नौकर हेमराज की हत्या के मामले में आरोपी डॉक्टर राजेश तलवार और नूपुर तलवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ये मांग की थी कि गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत में उनके बयान दर्ज होने से पहले 14 और गवाहों को बुलाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कोई भी दखल देने से मना करते हुए कहा कि अगर उन्हें कोई राहत चाहिए तो उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आकर अपना वक्त बर्बाद किया है, उन्हें कोई राहत नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस इनकार के बाद अब ये लगभग साफ है कि राजेश तलवार और नूपुर तलवार को गाजियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट में अपने बयान दर्ज करवाने पड़ेंगे।